हेलो एंड वेलकम चैंपियंस, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन। मैं परीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, निरंतर रूप से चल रही होगी और बाकी सारी चीजें ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे ज्यादा जहां पर तकलीफ होती है वो है हिंदी या हिंदी व्याकरण। तो संपूर्ण व्यवहारिक व्याकरण का जो आपका पोर्शन है क्लास 10th में अगर आप और आपका हिंदी में जो संपूर्ण व्यवहारिक व्याकरण है वो इस क्लास में आज फिनिश होने वाली है। तो इस क्लास को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं और बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं इस क्लास के बाद अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो 100 आउट ऑफ 100 आपके यहीं से आने वाले, तो बिल्कुल फिक्र नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक ही क्लास में सब खल्लास होने वाला है। व्याकरण के सारे कंसेप्ट जो हैं, सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल भी बताने वाला हूं। रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन भी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको कंसेप्ट, चीजें और पूरा ऑल ओवर जो है व्याकरण यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के लिए। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना, और बने रहना है हमारे साथ ताकि अपनी बेहतरीन तैयारी आप हिंदी की कर सकें। तो सबसे पहले यार ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले, कुछ पॉइंटर जो है वो क्या क्या कवर करने वाले हैं क्लास में हम जान लेते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि वाक्य के भेद वाला पोर्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, वाच्य पढ़ने वाले, जिनसे 4 नंबर का आपका 4 प्रश्न यानी 5 में से पूछे जाएंगे। पद परिचय पूछने जाएंगे और हम अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण जो है आपका अलंकार, ये चीजें हम पढ़ने वाले। तो कुछ की पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई पढ़ना क्या क्या है, हमको पढ़ना जो है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम, तो हमने क्या क्या देखा बच्चे, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हमें क्या पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है भाई, वाक्य भेद हमें पढ़ना है, ठीक है सर। वाक्य भेद पढ़ना है नंबर 1। फिर सेकंड वन इज, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, देखिए वाच्य पढ़ना है। वाक्य और वाच्य अलग अलग होता है, हमें वाच्य पढ़ना है, ठीक है। सेकंड नंबर हमें क्या पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है। और मैं बात करूं और हमें क्या पढ़ना है, तो वाच्य के बाद हमें पद परिचय पढ़ना है। थर्ड में क्या पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है। पद परिचय हमें पढ़ना है। और मैं अलंकार में बात करूं अगर, तो कौन कौन से अलंकार हमें पढ़ने हैं, अलंकार में कौन कौन से अलंकार हमें पढ़ने हैं, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, ठीक है ना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है हमें, ठीक है ना। क्या पढ़ना है भाई, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है और अतिशयोक्ति पढ़ना है और मानवीकरण पढ़ना है, ठीक है ना। अतिशयोक्ति और मानवीकरण भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अतिशयोक्ति पढ़ना है और साथ ही मानवीकरण पढ़ना है भाई। ये तो इतने हमें अलंकार पढ़ लेने, ठीक है। और कुछ बचा नहीं बचा सर। तो ये हमें पोर्शन जो है आज की क्लास में कवर करना है। तो 1 बाय 1 इनको समझेंगे और जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब हम एक एक करके क्या करेंगे, जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास में जो है लास्ट तक बरकरार रहना ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे मुन्ना, सबसे पहले वाक्य भेद जानेंगे क्या होता है, ठीक है। आज हम भेद खोलेंगे, किसका, वाक्य भेद का हम भेद आज खोलने वाले हैं। किसका भेद खोलने वाले हैं, वाक्य भेद, ठीक है। वाक्य भेद। तो वाक्य का भेद खोलने से पहले हमें क्या करना होगा, वाक्य का भेद खोलने से पहले हमें जानना होगा कि वाक्य होता क्या है, ठीक है। वाक्य होता क्या है, तो वाक्य की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर समझेंगे कि सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिनका कोई अर्थ प्रकट हो, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिनका कोई, जिनका कोई, जिनका कोई अर्थ प्रकट हो, अर्थ प्रकट हो, वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा,
ठीक है ना मुन्ना, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। भाई मैं पीपीटी लेके नहीं आया हूं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब ये क्लास देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिखें। तो आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी और लिखेंगे भी, तो ज्यादा चीज आपके दिमाग में फंसेगी। यही कारण है मैं आपको लिखवा के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने क्या जाना? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिनका कोई अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। सर हमारी समझ में नहीं आया बिल्कुल, ये आपने क्या कह दिया 1 मिनट में, तो अभी समझ में आएगा कि सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्द कैसे होते हैं भाई? सार्थक जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। शब्द क्या होगा भाई? शब्द हमने मान लीजिए एक नाम है अमित, क्या नाम है? अमित नाम है, ठीक है ना। तो अमित ये क्या हो गया भाई? तो शब्द हो गया। हम लिख दें अगर मती आ, इसी को चेंज कर दें मती आ कर दें, तो कोई शब्द हुआ क्या? मती आ सर का ये क्या? अच्छा चलो मती आ भी नहीं कर दें तो हम इसको कर दें आ की जगह, ये ता की जगह पहले लिख दें ता, और माँ जैसे माँ वैसे ही लिख दें, आ वैसे लिख दें। तो हमने हेर पर तमी अ, ये क्या शब्द है सर? ये तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। तमी आ क्या होता है सर? आप क्या मजाक कर रहे हो हमसे? तो शब्द क्या हुआ? अमित। अमित क्यों हुआ? क्योंकि इसका कोई सार्थक मतलब था। अमित नाम होता है, ठीक है, अमित का मतलब भी होता है, तो सार्थक मतलब था तो वो शब्द बन गया। समझ गए इतनी बात? तो सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ होगा वही तो सार्थक शब्द होगा। तो जिसका कोई अर्थ है वो शब्द, और उनका व्यवस्थित समूह। सर ये व्यवस्थित समूह क्या होता है? सार्थक अर्थ तो हम समझ गए, आपने बता दिया कि जिनका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द हो गया पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या हुई मुन्ना? शब्द जो हो वो सार्थक होना चाहिए। शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कह दी? व्यवस्थित समूह होना चाहिए। व्यवस्थित समूह कैसा होता है भाई? एक शब्द हमने क्या बताया था? अमित, ये सार्थक शब्द था। एक शब्द हमने बता दिया जाता, एक शब्द हमने बता दिया घर, एक शब्द हमने बता दिया रोज, ठीक है, एक शब्द हमने बता दिया है। तो ये क्या हो गया? अमित जाता घर रोज है। ये कुछ मजा नहीं आ रहा, इसको सर ऐसे लिख दें अगर, अमित रोज घर जाता है। तो क्या हो गया? ये व्यवस्थित समूह हो गया एक। भाई ये उलट पुलट लिखे थे, आगे पीछे लिखे थे, हमने क्या कर दिया? इसको व्यवस्थित रूप में लिख दिया। तो व्यवस्थित समूह होना चाहिए, और जिनका कोई अर्थ हो। अर्थ कैसे? अगर हम लिख दें जाता है रोज घर अमित, तो जाता है घर अमित रोज, अभी कुछ बन नहीं रहा, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा सर इसका। तो क्या हुआ? जब व्यवस्थित समूह होगा तभी तो अर्थ समझ में आएगा। तो इसका मतलब समझे कि सार्थक शब्द होने चाहिए, और दूसरे कंडीशन क्या हो रही है भाई? व्यवस्थित समूह होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ठीक है ना। और उनका क्या होना चाहिए मुन्ना? उनका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होंगी तो क्या कहलाएगा भाई? वाक्य कहलाएगा। बोलो जय सिया राम। हो गया ना? वाक्य समझ गया कि सार्थक शब्दों का समूह होगा, कि सार्थक मतलब शब्दों का कोई अर्थ होगा तो सार्थक शब्द उनका समूह होगा। व्यवस्थित समूह होगा ना, आगे पीछे देखेंगे कैसे सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और उनका कोई अर्थ अगर प्रकट हो रहा होगा तो वो पूरी कंडीशन क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। इतनी बात सर मेरी क्लियर हो गई बिल्कुल। वाक्य हम समझ गए कि क्या होता है सर, आपने जो बताया वही होता है वाक्य। चलो वाक्य समझ गया मुन्ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब इतनी बात समझ गए तो वाक्य तो समझ गए, तो अब वाक्य के प्रकार पर चलते हैं। धीरे धीरे गाड़ी चलेगी हमारी भले, लेकिन चलेगी ऐसी जो फिर कभी रुकेगी नहीं। गाड़ी ऐसी चलेगी कि सबको पहुंचाएगी मंजिल तक, किसी को छोड़ेगी नहीं भाई। तो वाक्य हमने जब जान लिया तो वाक्य का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन धीरे से कर लेते हैं, किसी को पता ना चले, ठीक है, क्योंकि इससे पहले की स्टेप आप समझ गए। अब भैया वाक्य जो है वो 2 प्रकार से बांट दिए गए, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आहा बोलो, एक अर्थ के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और दूसरे भैया कैसे बांट दिए गए? दूसरे बांट दिए गए रचना के आधार पर। रचना कौन है? हमारे क्लास में तो सर पढ़ती नहीं। अरे ये वाली रचना नहीं है, रचना के आधार पर, ये रचना दूसरी है। आधार पर, रचना के आधार पर, और यही आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस के अनुसार आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके सर जो है आपको खाली सिलेबस ले जाने नहीं देंगे, आपको बता के जाएंगे कि अर्थ के आधार पर भी क्या क्या होते हैं। सिर्फ ऊपर का ओवरव्यू देख के जाएंगे कि अर्थ के आधार पर कैसे कैसे होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जान लो, अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके अर्थ के आधार पर जो बात करेंगे हम, तो आपके एक होते हैं
विधानवाचक कैसे होते हैं भाई? विधानवाचक होते हैं जिनको असर्टिव, सॉरी एक्सक्लेमेटरी, नहीं, इंग्लिश में असर्टिव बोलते हैं, विधानवाचक, हाँ विधानवाचक, ठीक है ना। कौन से होते हैं भाई? नंबर 1 क्या होते हैं? विधानवाचक। फिर आएंगे निषेधवाचक, निषेधवाचक। फिर आएंगे भाई प्रश्नवाचक। क्या हो गए? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, और फिर क्या आ जाएंगे? आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। और सर क्या आ जाएंगे? और आ जाएंगे भाई इच्छावाचक, इच्छावाचक, ठीक है ना। तो विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, फिर आ जाएगा आपका संदेहवाचक। क्या आ जाएंगे? संदेहवाचक, संदेहवाचक। फिर आ जाएंगे आपके विस्मयादिवाचक, विस्मयादि, विस्मयादि वाचक। और आ जाएंगे आपके संकेतवाचक। क्या आ जाएंगे भाई? संकेतवाचक आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए भाई? 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। जैसे अब 1-2 मिनट में आपको ये 8 मैं सिर्फ बता देता हूं, क्योंकि आपको सिलेबस में है तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको समझ लीजिए 8 को। देखिए विधानवाचक में क्या होता है भाई? साधारण आते हैं, विधानवाचक में साधारण सिंपल आते हैं सेंटेंस, ठीक है। आप घर जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। निषेधवाचक में नकारात्मक आते हैं। अब ना आप घर नहीं जा रहे हो, आप आज नहीं पढ़ रहे हो, आपने क्लास नहीं अटेंड किया, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। आज्ञावाचक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आज्ञा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक राय भी हो जाती है, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। राय भी दे रहा हूं, आज्ञा भी, राय एक ही चीज में आ जाती है, ठीक है। इच्छावाचक, यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तो मजा आ जाए, इच्छा जाहिर करी मैंने, है ना। इच्छावाचक। संदेहवाचक, लगता है यार बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, संदेह कर दिया मैंने, ठीक है। फिर विस्मयादि, विस्मयादि, काश यार ये बच्चे, सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे जो देख रहे हैं सारे अगर लाइक कर दे तो कितने सारे लाइक हो जाएंगे, काश ऐसा हो जाए। विस्मयादि, ठीक है। संकेतवाचक, अगर, मगर, यदि, अगर यार चैनल ये लोग सब्सक्राइब कर दें तो यार थोड़ा मोटिवेशन आए, पढ़ाने को मजा आए, है ना। ये लोग यार अगर वीडियो लाइक कर दें तो यार मजा आए थोड़ा सा, तो अगर, मगर, यदि लग जाएगा संकेतवाचक। तो इस टाइप से आप समझ गए ना, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ऊपर ऊपर कर दिया, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला हमें पढ़ना है। तो ये तो आप समझ गए ना पोर्शन ये वाला। तो आगे हम पढ़ते हैं भाई, आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे? जो हम कह रहे थे रचना के आधार पर आपके भेद, रचना के आधार पर भेद पढ़ रहे थे। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं भाई। कितने भेद? वाक्य के 3 भेद हैं। अब वो 3 कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, उनके क्या हाल हैं, ये अभी समझेंगे। तो 3 भेद जो है बच्चे, पहला तो आ जाएगा सरल वाक्य, सरल वाक्य आ जाएगा सबसे प्रथम नंबर। फिर आ जाएगा भाई संयुक्त वाक्य, फिर आ जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। 3 तरह के वाक्य हो गए। सर हो तो गए, लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे? अभी रुको यार, तुम तो बिल्कुल पहचान लेना। देखो अब सरल वाक्य तो सर पहचान में आ जाएंगे। सरल में क्या है? सिंपल से वाक्य, मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं कल घर जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे आपकी ही वीडियो देखनी है, मुझे तो आपसे ही पढ़ना है, ठीक है। साधारण बातें हम लोग कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहां से जाके फिर मैं शॉपिंग करूंगा, ठीक। कोई साधारण वाक्य, ये तो साधारण हो गया, ठीक है। कैसे हो गए? साधारण वाक्य हो गए। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे मुन्ना? अब हम बात करेंगे साधारण के आगे जो था आपका, क्या था? सरल। साधारण के आगे क्या था? सरल था। नहीं, सरल कह रहा हूं, ये तो सरल या साधारण एक ही बात है। सरल या साधारण वाक्य इनको कहते हैं, सरल या
सरल या साधारण एक ही चीज होती है, सरल या साधारण वाक्य जो है एक ही चीज होती है, ठीक है। साधारण में तो आप, साधारण तो साधारण है भाई, ठीक है, साधारण तो साधारण है। तो साधारण में आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी तक बोल दिए वो आप लिख सकते हैं। समझने वाले संयुक्त और सरल हैं, समझने वाले कौन है, संयुक्त और सरल हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त और सरल हम समझेंगे कि कैसे है भाई। अब संयुक्त में क्या होता है और सरल मिश्रित में इनको कैसे समझेंगे। साधारण तो आप, सरल तो आप समझ जाएंगे, सरल वाक्य है, ठीक है। समझने वाली बात खाली संयुक्त जो है और मिश्र उसमें है, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर आगे, किसकी बात करूंगा मैं बात करूंगा भाई आगे आपकी जो है संयुक्त वाक्य की, ठीक है ना, या मिश्रित वाक्य की पहले बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं, मिश्रित वाक्य की बात कर लेते हैं। तो मिश्रित में क्या होगा, जैसे कि आपके संयोजक चिन्ह से जुड़े होंगे, जैसे कि मान लीजिए जो, ठीक है, जिसका, या जुड़ाव जैसा दिखेगा आपको, ठीक है, जा से आपको जुड़ाव जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा किसमें, मिश्रित वाक्य में, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, अगर आप इसके वो लिखे जाए, जैसे कि आपके कैसे लिखेगा, जो जुड़ाव किससे होगा आपका, जैसे कि जैसा वैसा, या जिसकी, उसकी, जहां वहां, ऐसे आपको जुड़ाव देखने को मिलेगा। नहीं, जा से आप ये मान के चलो मिश्रित में आपको जा से जुड़ाव देखने को मिलेगा। जैसे क्या, कैसे होगा, जैसे जैसा, ठीक है ना, वैसा, या पाओगे जिसका, है ना, क्या पाओगे भाई, जिसका, या मैं बात करूं उसकी, ठीक है ना। जा से आपको जुड़ाव देखने को मिलेगा, या जा मिलेगा, जैसे उसकी हो गया, ठीक है। और जहां वहां, जब तब मिल जाएगा आपको, जहां वहां, जब तब, ठीक है। इस तरह के आपको वाक्य मिल जाएंगे, ठीक है। जिधर उधर, ये ऐसे जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस देता हूं कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। उदाहरण की बात करूं, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, जो कमरे में बैठा है, ठीक है ना। ये उदाहरण हो जाएगा। मान लीजिए तो जो से यहाँ पे जा से जुड़ाव हो गया ना आपका, किससे जुड़ाव हो गया भाई, जा से यहाँ पर जुड़ाव जो है आपका देखने को मिल गया कि वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, ठीक है ना। समझ रहे बच्चे कि वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। और आपको इसमें अगर यदि भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर भी मिल जाएगा, यदि अगर, ठीक है, ये सब भी मिल जाएगा। तो आप क्या समझे, मैंने क्या देखे साइड में, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जैसा वैसा आपको शब्द आएंगे, जा से जुड़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, जा से आपको जुड़ाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, उदाहरण की बात तो राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है। और ये भी ध्यान रखना, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। पहले देखिए, राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सरल वाक्य में एक चीज और याद रखना, एक क्रिया होगी हमेशा बाबू। सरल वाक्य, साधारण वाक्य में एक क्रिया होगी सिर्फ, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एक क्रिया होगी खाली, अगर आप फाइंड करेंगे उसमें तो एक क्रिया मिलेगी आपको वाक्य में, ठीक है। जैसे मैं खेलता हूं तो खेलना एक क्रिया हो गई, राधा मार्केट जाती हो जाना हो गई क्रिया, ठीक है। एक ही क्रिया मिलेगी। और संयुक्त और सरल और संयुक्त और मिश्रित में क्या मिलेगा आपको दो क्रियाएं मिलेंगी। बस अंतर इतना है कि संयुक्त में आपको दो कंप्लीट सेंटेंस मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, और मिश्रित में आपको एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट तरीके का मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, मिश्रित हो गया, है ना। कैसा हो गया, मिश्रित हो गया। और बात करें अगर मैं, तो आपका जा से तो टूटेगा, अगर यदि भी आ जाएगा इसमें, तो जिसमें जैसे देखो राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो ये भी राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, मिश्रित हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों सेंटेंस, एक सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाली भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, हो गया ना। आगे जैसे मैं बात करूं अगर,
हाँ, अब तो बात ये तो हो गई आपकी सरल की, और बात होगी अब बात करते हैं संयुक्त की। ठीक है, सरल के जैसे अब उदाहरण बात करें, आपकी मिश्रित हो गई, तो मिश्रित में जैसे कि यदि तुम यहाँ से गए तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बस की पास होना नहीं है। ठीक है, ऐसे बात आप कर सकते हैं। जिसकी खाओगे उसको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, जिधर उधर ये आदि शब्द आपके जुड़ते हैं। ठीक है, जब आपके मिश्रित वाक्य की बात आती है। ठीक है ना, ये आपका किसका हो गया, मिश्रित का उदाहरण। अब संयुक्त की बात करते हैं भाई। संयुक्त क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ते हैं। जैसे सरल वाक्य क्या है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, एक क्रिया है। ठीक है, अब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब जुड़ते हैं तो संयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं, संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं, तो जब दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य जुड़ेंगे तो आपका क्या, सरल वाक्य जुड़ेंगे, सॉरी सरल लिखना था। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ेंगे, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य जुड़ जाएगा। और इसके संयोजक चिन्ह कौन होंगे, और, एवं, तथा, लेकिन ये इसके संयोजक होंगे। क्या होंगे, जैसे और, ठीक है ना, एवं, तथा, लेकिन, इस तरह से आपको संयोजक मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, अथवा, फिर तो, नहीं तो, आदि ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, अथवा, ये आपको आदि मिलेंगे। ठीक है, और मैं बात करूं अगर इसके उदाहरण की, तो जैसे तुमने मुझे बचाया इसलिए मैंने माफ किया, तुमने मुझे बचाया इसलिए मैंने माफ किया, तुमने मुझे बचाया इसलिए मैंने माफ किया। ठीक है, ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया आपके संयुक्त वाक्य का। ठीक है ना, किसका उदाहरण हो गया मुन्ना, संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण हो गया। और मैं बात करूंगा संयुक्त वाक्य उदाहरण की, तो आपको दिख जाएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। देखो, राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, तो ये एक सेंटेंस अधूरा सा लग रहा था। नहीं, एक अधूरा एक पूरा, भाई एक अधूरा एक पूरा लग रहा था, नहीं लग रहा। राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता है, तो ये तो पूरा लग रहा है श्याम क्रिकेट खेलता, लेकिन ये अधूरा सा लग रहा है। इसमें दो सरल वाक्य पूरे पूरे जोड़ेंगे कि मैंने क्या आपको उदाहरण बताया कि राम क्या कर रहा है, राम जो है पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों जो है पूरे लग रहे हैं। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और श्याम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना, खेलता है। तो मैंने क्या कहा, संयुक्त में आपको दो सरल वाक्य मिले, क्योंकि सरल पूरा सेंटेंस होगा, सरल दो जब जुड़ जाएंगे तो वो संयुक्त हो जाएगा। मिश्रित में आपको एक वाक्य पूरा मिलेगा और एक अधूरा मिलेगा। आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मिश्रित में क्या मिलेगा, एक पूरा और एक अधूरा टाइप का आपको दिखेगा, और आपको संयुक्त में दोनों पूरे दिखेंगे। तो ये भी आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे समझ सकते हैं, ट्रिक से आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या बात की, तीन एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, तीनों एक बार देख लीजिए। पहला हमने क्या कहा, सरल वाक्य कहा। ठीक है, सरल वाक्य में आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, राम नृत्य करता है, ठीक है, सरल वाक्य हो गया। तो सिंपल, अब जब दो सरल मिल जाएंगे, मैं कह दूं सीता गाना गाती है और राम नृत्य करता है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, दो सरल मिला दूं, सीता गाना गाती है और राम नृत्य करता है, इसको पूरा मिला दूं तो कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। इसका मतलब क्या समझे, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों सेंटेंस आपको कंप्लीट से नजर आएंगे और दो क्रिया नजर आएगी। इसमें एक क्रिया, ये ध्यान रखना, इसमें आपको दो क्रिया नजर आएंगी, दो क्रिया नजर आएंगी इसमें। ठीक है, इसमें भी दो ही क्रिया नजर आएंगी, लेकिन अंतर इतना होगा कि इसमें एक सेंटेंस कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट नजर आ रहा होगा, इसमें दोनों कंप्लीट नजर आ रहे होंगे। तुमने मुझे बचाया, एक, इसलिए मैंने माफ किया। दूसरा, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, दो कंप्लीट। इसमें देखो, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा, एक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा, क्या मतलब है, ये कैसी बात है। तो एक बार देख लो, सरल समझ गए, संयुक्त समझ गए, और आप मिश्रित समझ गए, तीन समझ गए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं मुन्ना आगे, अब क्या बात करूं, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक तो आपसे सीधे सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, दूसरा आपको ये कह देगा कि भाई इसको बदलना है। अब बदलने के लिए मैं बात करूं, अगर कैसे बदलना है, जैसे बदलने के लिए मैंने कहा
कि मैंने कहा मेरा कुत्ता सफेद है और रोटी खा रहा है। एक सेंटेंस मैंने दिया, मेरा कुत्ता सफेद है और रोटी खा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये मैंने आपको क्या दे दिया, ये मैंने आपको सेंटेंस दे दिया बाबू एक। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया और मैंने क्या कहा कि इसको क्या करो, इसको सरल वाक्य में बदलो। इसको क्या कर दो भाई, सरल में बदलो, इसको सरल में बदलो इसको। तो इसको सरल में आप कैसे बदलेंगे, देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सरल में कैसे बदलेंगे, आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे मेरा सफेद कुत्ता रोटी खा रहा है। हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया, मेरा सफेद कुत्ता रोटी खा रहा है। ठीक है, हो गया सरल वाक्य, समझ रहे ना। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको सेंटेंस दे देगा, पूछ लेगा कौन सा वाक्य है, या तो आपको कह देगा ये वाक्य जो है उसको चेंज करो, दो तरीके से पूछेगा, तो ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ये आपके उदाहरण थे मिश्रित के। राम ने कहा श्याम क्रिकेट खेलता, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। तो अभी कह सकते हैं कमरे में बैठा, जो कमरे में बैठा मेरा भाई है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, इतना अच्छा, ये ज्यादा सही है आपको उदाहरण में। ठीक है, इस तरह के ले सकते हैं उदाहरण। ठीक है, बदलने के लिए कैसे कर ले सकते हैं, बदलने के लिए। ठीक है, ये हो गया भाई, क्लियर है, ये हो गया। आगे चलो, चलो भाई, तो समझ गया ना। अब मैं आपसे कहूं, अगर कुछ कहूं कि भाई मैं एक सेंटेंस दे दूं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, एक सेंटेंस दे दिया मैंने आपको, राम पुस्तक पढ़ता है। और मैं आपको सेंटेंस दे दूं, और मैं आपसे सेंटेंस दे दूं, राधा ने कहा कि सीता वन में है। ठीक है, और मैं आपको सेंटेंस दे दूं, और मैं आपके दे दूं कि मेरा भाई छोटा है, और मेरा भाई छोटा है और स्कूल जाता है, और स्कूल जाता है। ठीक है, अब मैं कह दूं अगर कि भाई फाइंड आउट करो, मैं कह दूं अगर फाइंड आउट करो कि कैसा है, कैसा है, मान लो मैं कह दूं कि राम पुस्तक पढ़ता, कैसा सेंटेंस है, तो भाई सरल है। ठीक है, और मैं कह दूं राधा ने कहा कि सीता वन में है, कैसा सेंटेंस है, तो राधा ने कहा सीता वन में है, मिश्रित है, मिश्रित है क्योंकि अधूरे है, राधा ने कहा उसके बाद अधूरा सा लग रहा है। ठीक है, तो मिश्रित है। मैं कह दूं मेरा भाई छोटा है और स्कूल जाता है, इसको बदलो, इसको सरल में बदलो। अगर तो सरल में आप कैसे बदलोगे, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, मेरा भाई छोटा है और स्कूल जाता है, इसको सरल में बदलोगे कि मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है ना, ऐसे बदल दोगे इसको। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, आगे चलें। ठीक है ना मुन्ना, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। चलो भाई, तो हमने क्या समझा हमने समझ लिया कि भाई अगर बात करूं कि सरल संयुक्त हमने समझा, तो अब बात करें, हमने सबसे पहले क्या समझा था, सरल वाक्य समझ गए थे हम। ठीक है, सरल के बाद संयुक्त समझ गए थे। भाई संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में योजक शब्द होते हैं। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं, और होता है, या होता है, तथा होता है, एवं होता है, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी। ठीक है, तो अब संयुक्त में क्या समझा था हमने, जिस वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। फिर हमने मिश्र में क्या समझा था कि जिस वाक्य में एक प्रधान हो उपवाक्य और एक या एक से अधिक क्या हो आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा की अगर बात करें तो सरल तो आप जानते ही हैं। अगर बात करूं मिश्रित की,
अगर बात करो मिश्रित वाक्य की, तो मिश्रित वाक्य में मुन्ना क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य हैं, वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्लियर है? वो क्या कहलाएगा मुन्ना? मिश्र वाक्य कहलाएगा। और संयुक्त वाक्य मैंने आपको लिखवाई दी थी, दो सरल वाक्यों से मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। लिखना चाहे तो आप फिर से लिख सकते हैं, सरल तो सरल ही है भाई। संयुक्त वाक्य में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे भाई संयुक्त वाक्य में? कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों, दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों, योजक शब्द से जुड़े हों, तो वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब योजक शब्द भी कौन से होंगे? और हो गया, या हो गया, तथा हो गया, परंतु, अथवा, इसलिए, अथा, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? योजक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई आपके हो गए किसके? मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब मिश्र वाक्य में भी योजक शब्द कौन कौन से? मतलब जो हो जाएगा, जिन्हें जा वाले अधिकतर होंगे मिश्र वाक्य में। योजक की मैं बात करूंगा मिश्र वाक्य में, तो जा वाले आपको अधिकतर दिखेंगे। ठीक है ना, जा वाले आपको अधिकतर दिखेंगे। जैसे क्या हो गया? जो, जिसने, जिन्हें, जिनमें, जिनको, जहां, जब। ठीक है, क्योंकि भी आ जाएगा, यदि भी आ जाएगा, परंतु, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सब आपको दिखेंगे। ठीक है ना। अब वाक्य का परिवर्तन, मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं वाक्य का परिवर्तन कैसे होगा, तो जैसे मैं बात करूं एक वाक्य कि वह जूते खरीदने बाजार गया। ठीक है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है कि वह जूते खरीदने बाजार गया। वह जूते खरीदने बाजार गया। ये तो सरल वाक्य है, सरल है। ठीक है, अब इसको क्या बदलना है? इसको बदलना है मिश्रित में। तो आप क्या लिखेंगे? वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। वह इसलिए बाजार गया, इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको बदल सकते हैं, ऐसे आप बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया वाक्य में क्या हो गया? बदलाव हो गया। जैसे संयुक्त वाक्य से आपको सरल वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य मान लो आपको दे दिया मैंने कि वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा, और मैंने आपसे कह दिया ये वाक्य देखे कि इसको क्या बदलो, इसको सरल में बदलो, तो आप कहेंगे कि वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। ठीक है ना, ये हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण लेके समझ सकते हैं और बदल भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, ये हो गया हमारा वाक्य। आगे चलते हैं, हमने क्या सेकंड नंबर पे हमने क्या लिया था? वाच्य। अब आते भाई वाच्य पे। बहुत हो गया वाक्य, वाक्य आप समझ गए, सरल समझ गए, संयुक्त समझ गए, मिश्र समझ गए। सरल में क्या होता है? एक क्रिया होगी, एक पॉइंट, और दूसरा चीज सिंपल वाक्य होगा। सेकंड में क्या होगी? दो क्रियाएं होंगी मिश्रित वाक्य में, लेकिन एक क्रिया अधूरी सी, एक सेंटेंस अधूरा सा लगेगा, पूरा सा लगेगा। संयुक्त में भी दो क्रिया होंगी लेकिन दोनों वाक्य जो है पूरे लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना। दो सरल वाक्य को जोड़ देंगे तो संयुक्त बनेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। वाच्य क्या है भाई? अब आ जाते हैं वाच्य पे।
अब आ जाते हैं वाच्य पे। ठीक है, तो वाच्य है क्या? तो वाच्य का अर्थ जो होता है वो होता है बोलने का विषय। क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, वॉइस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये वही वाच्य है। इंग्लिश में आपने सुना होगा। तो वाच्य मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है? बोलने का विषय। ठीक है, बोलने का विषय क्या हो गया मुन्ना? वाच्य हो गया। ठीक है, तो अब परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे, यह पता लगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का मुख्य विषय क्या? क्रिया का मुख्य विषय का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय जो है वो क्या है भाई? वो कर्ता है, कर्म है या भाव है? मुख्य विषय जो है वो क्या है भाई? वो कर्ता है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। क्रिया का मुख्य विषय क्या है जिससे ये पता लगे, तो वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। ठीक है ना? क्या कहलाएगा भाई? वो आपका कहलाएगा वाच्य। क्या कहलाएगा मुन्ना? वो कहलाएगा वाच्य। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका वाच्य। क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि वाक्य में कर्ता या कर्म क्या भाव प्रधान है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि प्रधान क्या है। ठीक है, कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भैया कौन प्रधान है, कि गांव के प्रधान है ना? ये पता चले तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। ठीक है ना? ये समझ गए। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं मुन्ना। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सर 3 कौन कौन से होते हैं? चलो अगले पेज से लेते हैं। ठीक है, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कर्त या कृतवाच्य जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगा, कृतवाच्य आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा कर्मवाच्य, और देन फिर आ जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, 3 कैटेगरी में आपके वाच्य को डिवाइड कर दिया। अब भाई कृतवाच्य में क्या होगा? कृतवाच्य में क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा, करने वाला प्रधान होगा। क्या होगा? याद रखना आपको, कर्ता प्रधान होगा तो कृतवाच्य। इतनी ही बात ध्यान रखनी है आपको बस। क्या होगा भाई? कर्ता प्रधान होगा। क्या प्रधान होगा? कर्ता प्रधान होगा। अब कर्म जाहिर सी बात है तो कर्म प्रधान होगा भाई, कर्म सामने ही लिखा है तो कर्म प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। ठीक है, और भाव लिखा है तो भाव प्रधान होगा, भाव प्रधान होगा। ठीक है ना? कैसे होगा अभी समझेंगे। इतनी 3 पॉइंट आप समझ लीजिए कि कर्ता प्रधान और भाव प्रधान। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे हम बात करें जैसे अब देखिए, कर्तवाक्य की बात करें, कर्म कर्ता या प्रधान या कर्म प्रधान, तो कैसे होगी बात? देखिए कैसे बात होगी। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो आपके कर्ता की बात है। ठीक है, कर्ता की बात है। ठीक है ना? तो कर्ता में क्या होगा? अगर जो कोई काम कर रहा है उसकी प्रधानता है। जैसे मैं बात करूं अगर कि मैंने पढ़ाई की, ठीक है, मैंने पढ़ाई किया, मैंने ये काम किया। ठीक है, कर्ता पे जोर दिया जा रहा है कि ठीक है ये काम जो किया वो मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। तो वो क्या हो जाएगा? आपका कर्ता प्रधान हो जाएगा, तो कर्ता को दिखाएगा। ठीक है ना? किसको दिखाएगा? कर्ता को प्रधानता होगी तो कर्ता को प्रधानता में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और आगे बात करें कर्म में, तो जहां पर कर्म की प्रधानता आपको दिखेगी वो वहां पे आपको कर्म प्रधान दिखेगा। ठीक है ना? क्या दिखेगा? कर्म प्रधान दिखेगा।
जैसे हम बात करें कि कर्ता, मान लो कर्ता की प्रधानता होगी तो मतलब जब जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, ये समझिए क्रिया जो है उसका संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा, करने वाले से होगा, तो वो वाच्य जो है आपका कृतवाच्य कहलाएगा। तो अभी लिख सकते हैं जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, जब क्रिया का संबंध जो है, क्रिया का संबंध कर्ता से होगा, कर्ता से हो, ठीक है ना। जब क्रिया का संबंध किससे हो, क्रिया का संबंध हो जब कर्ता से, तो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बात करें अगर हम, तो बालक सोता है, अगर हम कह दें बालक सोता है, सोता है, रीता गाती है, ठीक है ना। कौन सो रहा है, बालक सो रहा है, कर्ता पे जोर पड़ रहा है। कौन सो रही, रीता सो रही है, ठीक, कर्ता सो रहा है, ठीक है। तो जब कर्ता पे क्रिया का संबंध किससे हो, कर्ता से होगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तो अब इस प्रकार क्या हो गया, मान लीजिए जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी वो आपका क्या होगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कर्म, कर्म की बात करें, ठीक है। कर्म में जैसे कर्म जहां पे प्रधान हो, जहां पे कर्म, जैसे आपने सुना होगा कि हाँ भाई अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। जैसे बात करें रावण मारा गया, या बात करें कंस मारा गया, कंस मारा गया, किसने मारा, नहीं मारा गया, कर्म पे जोर है, कंस मारा गया, कर्म पे जोर हो रहा है, तो कर्म पे। रावण मारा गया, किसने मारा, नहीं कहा, ये नहीं कहा राम ने रावण को मारा, इसमें भी जोड़ सकते हैं राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो ये वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंस मारा गया रावण मारा गया। या बात करो सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, हरण हो गया, देखा आपने, समझ रहे हैं। कर्म प्रधान हो रहा है, कर्म जब वाक्य में क्या हो, कर्म की प्रधानता हो, और क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्म से होगा। ये भी आप लिख लो कि क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्म से, क्रिया का संबंध किससे होगा बाबू, कर्म से। क्रिया का संबंध जब कर्म से होगा तो आपका कर्म प्रधान, देखो रावण मारा गया, सीता का हरण हुआ, ऐसे वाक्य जो जहां पे आपका कर्म कर्म पे जोर दे रहा होगा, कि रोगी को दवाई दे दी गई, ठीक है, गरीबों का भला हुआ, ठीक है, गरीबों का भला हुआ, गरीबों का भला हुआ, ये सब जहां पे कर्म की प्रधानता होगी वो आपके कर्म वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा भाई बचा भाव, तीसरा क्या बचा, भाव। अब भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, इमोशन की प्रधानता होती है, समझ रहे हैं, इमोशन की प्रधानता होती है। जैसे मैं बात करूं पतंग उड़ रही है, तो भाई कर्मवाच्य पतंग उड़ रही है, क्या पता कौन उड़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वाच्य क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां क्रिया कर्म के अनुसार होती है वो आपका कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, कर्मवाच्य होता है। वहीं पे मैं अगर भाव की बात करूं तो भाववाच्य क्या होता है, कि जब वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले या क्रिया या भाव की प्रधानता हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार ही होते हैं, ठीक है ना। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार होते हैं। क्या होता है भाई, क्रिया के लिंग व वचन भाव के अनुसार होते हैं, ध्यान रखना आपको, भाव के अनुसार होते हैं, अनुसार होते हैं, भाव के अनुसार होते हैं, ठीक है ना। किसके अनुसार होते हैं, भाव के होते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर, जैसे बात करूं मेरी चोट लग जाए, ठीक है, तो मैं चोट लग जाए, मैं कहूं यार मुझसे चला नहीं जाता, कह दूं मैं मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। या मान लीजिए मेरे सामने कोई बच्चे को मार पिटाई हो रही, तो मैं कहूं नहीं नहीं मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं, तो भाव आ रहा अंदर से, नहीं नहीं मुझसे देखा, मैं ये नहीं कि मैं देख नहीं पाता हूं, मैं कह रहा हूं मुझसे नहीं देखा जाता भाई, मुझसे नहीं देखा जाता, पैर झूले मुझसे चला नहीं जाता, ज्यादा चलवा दो मुझसे चला जाता। मान लो 3 घंटे मैंने 4 घंटे क्लास ले ली, तो मैं कहूंगा यार 4 घंटे मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। भाव निकल रहा है ना, भाव निकल रहा है, तो जब भाव ऐसा निकलता है तो ये भाववाचक में आ जाता है, ठीक है, समझ रहे ना, कैसे आ जाते हैं भाववाचक में। तो ये हो गया आपका भाववाचक, ठीक है। चलो भाई, जैसे मैं बात करूं कि राम से देखा नहीं जाता, राम से
देखा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मुझसे भाई चला नहीं जाता, क्या होता है, मुझसे चला नहीं जाता। असमर्थता दिखाई देगी, मुख्य रूप समझिए, असमर्थता दिखाई देती है, असमर्थता दिखाई देगी, असमर्थता दिखाई देगी, ठीक है ना। क्या दिखाई देगी, असमर्थता जो है वो दिखाई देगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई मुन्ना, क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। आगे चलो, आगे। अब जैसे कुछ हम सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ, तीनों कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि सीता खाना खाती, या मैं लिख दूं कि टीना, टीना, सीता नाम कहाँ होते हैं, टीना खाना खाती है, खाना खाती है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि भैया पेपर आपसे कह दे कि इसको क्या बदलना है, इसको आपको कर्म में बदलना है, कृतवाच्य है, ये कर्ता प्रधान है, इसमें कर्ता प्रधान, टीना खाना खा रही, इसको आपको कर्म बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे कि टीना के द्वारा जो है खाना खाया गया, क्या लिखेंगे, टीना के द्वारा खाना खाया गया, टीना के द्वारा खाना खाया गया, ऐसे इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और मैं अगर आपसे बात करूं, और मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं कि जो है राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है ना, राम पढ़ रहा है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे कि राम द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम द्वारा पढ़ा जा रहा है, ऐसे इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और मैं अगर बात करूं कि मैं लिख दूं अगर कि मैं लिख दूं अगर मैं अब नहीं देख पाता, मैं अब नहीं देख पाता, और मैं आपसे कह दूं कि इसको भाव में बदलो, ठीक है, इसको भाववाच्य में बदलो, इसको भाववाच्य में बदलो, तो क्या बदलेगा आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, क्या होगा मुझे आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे मुन्ना, कहां बता दोगे भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे। अब हम चलेंगे इसी के साथ आगे, कहां चलेंगे, इसी के साथ हम चलेंगे भाई आगे, कैसे आगे चलेंगे, चलिए ऐसे आगे चलेंगे, बताते हैं अभी आपको कैसे चलेंगे भाई आगे। अगला क्या है आपका, अगला क्या है, अगला है आपका भाई, ये तो हमने समझ लिया, क्या हमने समझ लिया, ये आपका वाच्य, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे बच्चे, आगे हमने क्या देखा था, क्या हमने सोचा था, आगे क्या डिसाइड किया था हमने, हमने डिसाइड किया था आगे पद परिचय, ठीक है, दो हमने चीजें कंप्लीट कर ली, अब हम पहुंचेंगे पद परिचय पे, कहां पहुंचेंगे, पद परिचय पर पहुंचेंगे, पद परिचय। तो पद परिचय, अब पद क्या है भाई, पद क्या होता है, तो पद जो है एक तरीके से शब्द ही होता है, बस अंतर क्या होता है, मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम, तो क्या हो गया, शब्द हो गया। अब इस राम को मैंने किसी सेंटेंस में यूज कर लिया, मैंने लिख दिया कि राम स्कूल जाता है, तो अब जब पद को, जब शब्द को हमने कहा यहां यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पद हो जाएगा, ठीक है। खाली जब अकेला था तो शब्द था, अब इसको मैंने सेंटेंस में यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया मुन्ना, ये आपका पद हो गया, क्या हो गया बाबू, ये हो गया पद। अब पद परिचय के लिए क्या चीजें होंगी, पद परिचय के लिए आपको मेजरली अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, समझा होगा थोड़ा, तो पद परिचय के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको विशेषण पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। विशेषण के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको लिंग पता होना चाहिए,
आपको वचन पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूं आपको क्या पता होना चाहिए, आपको काल पता होना चाहिए, आपको काल पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बात करूं तो आपको अव्यय पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको लिंग पता होना चाहिए, आपको काल, संज्ञा, अव्यय, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण भी आपको पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। और आपको कारक पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक, ये सब चीजें अगर आपको पता है तब जाके आप पद परिचय जो है बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब पद परिचय के लिए आपको क्या करना है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें कौन सी हैं, तो बातें में की पॉइंट्स आपको बता देता हूं जिनसे आप पद परिचय कर पाएंगे। वरना अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मुन्ना पद परिचय करने में बहुत आपको मुश्किल आने वाली है, ठीक है। पद परिचय करने में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है, ठीक है। कैसे आने वाली है भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल और आपका क्रिया विशेषण, कारक, इन सब के बीच में अगर बेसिक चीज आपको नहीं पता तो पद परिचय में थोड़ा मुश्किल आएगी। और अगर ये सब चीज आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ा दूं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं पता है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा एक वीडियो बना के अलग से। अगर सारे ही पढ़ने तो भी कमेंट बता देना, मैं सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, आप पद परिचय आराम से कर लेंगे। तो पद परिचय में थोड़ा सा है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको ये भी करा दूंगा, फिर और बेहतर आप पद परिचय कर पाएंगे। तो की पॉइंट्स में आपको कुछ बता देता हूं पद परिचय करने के लिए कैसे आपको ध्यान रखने हैं। तो बात करूंगे सबसे पहले आपको देखना क्या बता रहा है, संज्ञा की अगर बात हो रही है, अगर संज्ञा की बात हो रही है तो पहला की पॉइंट आपको क्या करना है, संज्ञा के भेद लिखना है। पहले संज्ञा का अगर भेद लिखना है, ठीक है। संज्ञा के भेद के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिंग लिखना है, फिर आपको वचन लिखना है, फिर आपको कारक लिखना है। क्या लिखना है, कारक लिखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बात हो रही है आपके सर्वनाम की, सर्वनाम की बात हो रही है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बाबू, सर्वनाम का भेद लिखेंगे, कौन सा है, भेद खोल देंगे सारे सर्वनाम के, ठीक है। भेद खोलने के बाद आप क्या लिखेंगे, फिर वही आपका लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक। भाई पद मैंने आपको बता दिया कि यार शब्द किसी वाक्य में जब यूज कर लेते हैं तो पद हो जाता है। और परिचय का मतलब क्या, उसको इंट्रोडक्शन, यानी पद का पूरा इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या बताते हैं, अपना 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 नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं, उन्हें लिंग बताते हैं, अपना उम्र बताते हैं, मैरिड है कि नहीं बताते, ऐसी लिंग, वचन, कारक इसके बताने परिचय देना है इसका पूरा, ठीक है ना। तो लिंग, वचन, कारक बात करें, अगर विशेषण है, अगर मुन्ना क्या है, विशेषण है, समझ रहे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था बाकी चीज आपको पढ़ने की जरूरी है, तो नहीं पता तो कमेंट कर देना, ठीक है। विशेषण में क्या करेंगे भाई, विशेषण भेद लिखेंगे, लिंग हो, वचन हो, क्या लिखेंगे, विशेषण के भेद, लिंग, वचन और मुन्ना क्या लिखेंगे, वचन के बाद आप विशेषण लिख देंगे, ठीक है। वचन के बाद उसमें जो विशेषण है क्या लिखेंगे, वचन के बाद विशेषण, जो भी विशेषण है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए क्रिया है, अगर क्या है भाई, क्रिया है अगर, तो क्रिया में क्या करेंगे आप, क्रिया का भेद लिखेंगे पहले, ठीक है। भेद लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिंग, वचन और काल लिखेंगे। क्रिया का भेद लिखेंगे, लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और क्या हो जाएगा मुन्ना, और हो जाएगा काल, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ वन, इसका ध्यान रखना आपको, अगर अव्यय है तो उसका भेद लिखना है, ठीक है। अव्यय है अगर तो क्या लिखना है, उसका भेद लिखना है आपको, बस, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये 5 की पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो पद परिचय आपकी उंगलियों पे नाचेगा, ठीक है। पद परिचय क्या होगा, आपकी उंगलियों पे नाचेगा, क्लियर है। और एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे शब्द को क्या करते हैं, शब्द जब होता है अकेला, और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है, पद बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है बाबू, पद बन जाता है, ठीक है ना। और ये 5 पॉइंट आपको मुन्ना ध्यान रखने, हो गया इससे आपका पद परिचय आराम से, ठीक है ना। पद परिचय इससे आराम से आपका हो जाएगा।
क्लियर है ना? कैसे हो जाएगा पद परिचय? आराम से हो जाएगा, ठीक है। और शब्द भी आप पूछेंगे, शब्द क्या है? तो शब्द मुन्ना क्या है? शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह। यानी कि वर्ण को सार्थक तरीके से आप जब मिला देंगे तभी शब्द बनेगा। ऐसा नहीं कुछ भी वर्ण मिला दिया और शब्द बन गया। जैसे बात करूं, वर्ण है, ठीक है, वर्ण है, मान लो माँ है, एक का है, एक ला है, ठीक है, और इनको मिला दिए म क ल, कोई वर्ड बना क्या? नहीं बना। और पहले नंबर पे का रख दिया, ठीक है, फिर क्या रख दिया? दूसरे नंबर पे माँ रख दिया, और तीसरे नंबर पे क्या रख दिया? ला रख दिया। कमल बन गया, लो शब्द बन गया, ठीक है। पहले नंबर पे का रख दिया, दूसरे नंबर पे ला रख दिया, तीसरे नंबर मान लिया कलम, ये भी शब्द बन गया, ठीक है। ये दोनों शब्द बन गए, लेकिन का माँ और का ला कर दिया तो मकल, कोई शब्द नहीं बना। तो सार्थक अगर जब होगा समूह तभी शब्द बनेगा, ये आप ध्यान रखनी है आपको बात, ठीक है। कुछ भी शब्द नहीं तो शब्द क्या है? वर्णों का जब सार्थक समूह बनेगा तभी आपका शब्द कहलाएगा, ठीक है। और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है, पद कहलाता है। ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पद परिचय के आपके 5 की पॉइंट्स हैं, उनके पद परिचय आप क्या करेंगे? उनसे आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं बात करूं अगर मुन्ना, देखिए एक उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए कि हम देहरादून घूमने गए। पद परिचय करना है इसको हम, और पद परिचय में क्या होगा? जिसका पद परिचय करना होगा वो आपको अंडरलाइन किया होगा। हम, या मान लीजिए मैं कह दूं हम बनारस घूमने गए। और जिसका पद परिचय आपसे पूछेगा वहां पे नीचे क्या होगा? अंडरलाइन किया हुआ होगा, ठीक है, अंडरलाइन किया होगा। उसको आपको फाइंड आउट करना है, और एक ही चीज आप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक ही चीज आपको पता लगेगी, या क्रिया होगी, या संज्ञा होगी, या सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, एक आपको पता लग जाएगी। और आगे की आप कैसे पता लगेंगे? ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, इनकी पॉइंट्स आगे की आप पता करेंगे। जैसे मैंने हम पे आपने क्या कर दिया? हम पे डैश लगा है, और आपको बताना है इसका पद परिचय। क्या बताना है भाई? इसका पद परिचय आपको कराना है, पद परिचय, ठीक है। अब आपने देखा मुन्ना कि हम क्या है भाई? हम क्या है? हम क्या है बाबू? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कैसे? क्योंकि क्या सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया हम, तो हम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम वाला पॉइंट उठा लो भाई, सर्वनाम वाला पॉइंट। सर्वनाम लिखोगे, भेद लिखोगे, लिंग लिखोगे, वचन लिखोगे, कारक लिखोगे। सर्वनाम लिखोगे पहले, सर्वनाम, और सर्वनाम का भेद कौन सा है? हम जो आता है किस कैटेगरी में आता है मुन्ना? हम आता है प्रथम पुरुष की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। भाई सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उसमें उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष जो भी होता है, आपको सर्वनाम अगर नहीं पता तो पढ़ा दूंगा बाद में। तो सर्वनाम में क्या हो? कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुष है। लिंग कौन सा है? हम बनारस घूमने गए, तो लिंग कौन सा है? लिंग आपका पुल्लिंग झलक रहा है। कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो क्या लिखना था हमें लिखना था भेद, लिंग और वचन और कारक भी लिखना था। तो वचन कौन सा है भाई? वचन तो बहुवचन है, क्योंकि हम गए, ज्यादा लोग गए, हम गए, कई लोग गए ना। तो वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। तो भैया भेद लिखना तो लिंग लिखना, वचन और कारक और लिखना है। तो कारक कौन सा है भाई? कारक कौन सा है? तो कारक तो करता है, कारक तो करता है। तो भाई हो गया पद परिचय आपका। ऐसे होता है पद परिचय। ये आपका क्या हो गया मुन्ना? ये आपका पद परिचय हो गया भाई। ऐसे पद परिचय होता है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पद परिचय ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर बात करूं मैं आपसे, और अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं। जैसे राहुल 10वीं कक्षा में है, 10वीं कक्षा में है, ठीक से। आपसे पद परिचय आपको दिखाना है। राहुल कहां है? राहुल भाई 10वीं कक्षा में है। राहुल जो है वो 10वीं कक्षा में है, ठीक है। और आपको क्या कर दिया गया? या 10वीं कक्षा में पढ़ता है, लिखिए 10वीं कक्षा में पढ़ता है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। 10वीं कक्षा में पढ़ता है, पद परिचय करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे विशेषता पढ़ता है, विशेषता बता दी, तो भाई विशेषता बता दी तो क्या हो गया? वो आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो विशेषण भी कौन सा है? या विशेषता 10वीं कक्षा में, विशेषता तो मान लीजिए 10वीं को अंडरलाइन कर दिया,
ठीक है, तो 10वीं कक्षा में पढ़ता विशेषता है, ठीक है, तो 10वीं कक्षा में पढ़ता विशेषण। तो पहले तो क्या हो गया, विशेषण हो गया भाई, विशेषण हो गया। और विशेषण भी कौन सा हो गया, संख्या, क्योंकि 10 है, विशेषण भी कौन सा हो गया, संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया। देखो विशेषण में क्या करना था, विशेषण के भेद लिखना था, कौन सा विशेषण, लिंग वचन और विशेषण लिखना था, ठीक है। तो विशेषण कौन सा, भेद लिख दिया कि संख्यावाचक है बाबू, और उसके बाद क्या लिया, लिंग कौन सा है, लिंग तो पुल्लिंग है, लिंग तो पुल्लिंग है, क्योंकि राहुल है भाई, राहुल लड़की थोड़ी ना होती है। और लिंग के बाद क्या लिखना था, लिंग के बाद वचन और विशेषण लिखना था। तो लिंग के बाद वचन कौन सा है, वचन तो एक वचन है, वचन तो एक वचन है, एक वचन है। और कारक, सॉरी कारक लिखना है यहाँ पे, विशेषण कारक, विशेषण में कारक लिखना है, ठीक है, विशेषण में कारक लिखना है। तो विशेषण कारक कौन सा है भाई, आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये या बात करें नहीं, हाँ विशेषण ही लिखना है, सॉरी। तो आपका क्या कह रहा हूं मैं, 10वीं कक्षा में तो आपका विशेषण संख्यावाचक हो गया, उसका स्त्रीलिंग सॉरी पुल्लिंग हो गया, फिर आपका जो वचन है वो एक वचन हो गया, और एक वचन के बाद क्या हो गया, आपका विशेषण में पूछ रहा है, या विशेषण के बाद आपका जो विशेषण में जो है विशेष्य है, ठीक है। तो ये आपका विशेष्य है, किसकी विशेष की विशेषता, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है। और मैं बात करूंगा एक और सेंटेंस, और मैं अगर बात करूं वह स्कूल से अभी अभी आया है, इसका पद परिचय देना है, ठीक है। किसका देना है, अंडरलाइन कर दिया, मान लीजिए मैंने स्कूल को, किसको कर दिया, स्कूल को कर दिया। तो स्कूल क्या हो गया, स्कूल क्या हो गया, संज्ञा हो गई। अब संज्ञा भी कौन सी हो गई, स्कूल तो बहुत पूरा जाति को दर्शा रहा है, तो जातिवाचक हो गई, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा का भेद लिखना, और क्या लिखना है, संज्ञा वाले पोर्शन में संज्ञा का भेद लिखना है, लिंग वचन और कारक लिखना है, लिंग वचन और कारक लिखना है। तो स्कूल से वह आया है, तो आया है यानी कि एक आपका लिंग कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और वह स्कूल से आया है तो एक आदमी, तो एक वचन हो गया, ठीक है, एक वचन हो गया, यानी कि पुल्लिंग और एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया और एक वचन हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है। और कारक कौन सा है आपका, इससे आया है तो अपादान, अपादान कारक हो गया, ठीक है, स्कूल से अपादान कारक हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें आगे पीछे, ऐसा नहीं कि भेद पहले तो भेद ही पहले लिखना है, आप लिंग भी लिख सकते हैं पहले, वचन भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये टेबल याद रखनी है, पद परिचय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही से पद परिचय आपका बनेगा, ठीक है ना, यहीं से पद परिचय आपका बनेगा। ऐसे आप सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, आपको कन्वर्ट जो है वो करने होंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई मुन्ना पद परिचय की। पद परिचय के बाद हमने क्या डिसाइड किया था, मजा आ रहा है ना क्लास में, तो एक बार लाइक कर दो भाई, मजा आ रहा है तो। पद परिचय बाद लास्ट बचा आपका अलंकार, कौन सा बचा, अलंकार। इसको भी देखो खल्लास करते हैं 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपके सर को। देखो अलंकार, लास्ट क्या बचा, अलंकार, लास्ट क्या बचा बाबू, अलंकार। तो अलंकार होता क्या है, अलंकार क्या होता, कोई काव्य है, कोई काव्य है तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसको अलंकार कहते हैं, कोई काव्य है, मान लीजिए कोई काव्य है, उस काव्य की क्या बढ़ा दी, किसी शब्द ने उस काव्य की शोभा बढ़ा दी, तो शोभा बढ़ा देगा तो क्या कहलाएगा बाबू, वो अलंकार कहलाएगा, ठीक है ना। शोभा बढ़ा देंगे तो क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। काव्य की रचना ऐसी तो होती है, शोभा बढ़ाने वाले तभी तो अच्छे लगते हैं, ठीक है, तभी तो अच्छे लगते हैं। शायरियां क्यों अच्छी लगती हैं, उसमें ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं कि इसमें शोभा बढ़ा देती है, ठीक है, ठीक है। शायरी नहीं है कि वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, समझ रहे हो, क्या कहता है शायर, कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, समझ रहे हो। उसका मतलब यह कहने का कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो कहता है यार तो फिर किस बात का गम है कि अगर वो पूछ ही ले हमसे, तो उसी पे सोच रहा कि बस पूछ ले एक बार हमसे कोई। तो ये आपका ऐसे तो शायरी अच्छी लगती है। अब इसी को और सीधी भाषा में बता दें कि यार अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो यार किसी बात का गम नहीं, अगर वो पूछ ले हमसे। अगर मैं ऐसे बता दूं इस शायरी को तो कैसे लगेगी, अब मैंने थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर, कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। शायरी अच्छी लगने लगी,
है ना, शायरी अच्छी लगने लगी। तो ऐसे ही क्या होता है, शायरी अच्छी लगने लगती है, ये हो जाता है। तो ये बात है बाबू। तो अलंकार क्या करा, शोभा बढ़ा देता है किसी चीज की, ठीक है ना, अलंकृत कर देता, आभूषण एक तरीके से मतलब होता है इसका। तो क्या हो जाता है, अलंकार जो है अलंकृत कर देता है, ठीक है। अब अलंकार के कई, अब शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है अलंकार में, अलंकार जो है इसमें आपका शब्द अलंकार होता है और अर्थालंकार होता है। कौन कौन सा होता है, शब्द अलंकार हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा, है ना। शब्दालंकार और अर्थालंकार हो जाएगा। अपन को क्या क्या पढ़ना है, अपन को देखो क्या क्या पढ़ना है। अपने को अलंकार में उपमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, अपने को उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है और मानवीकरण करना। 5 अलंकार अपने को पढ़ते हैं जो कि अर्थालंकार में आ रहे हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 आपके सिलेबस में वही अपने को पढ़ने, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो कौन कौन से पढ़ने, अर्थालंकार में अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, उपमा अलंकार की। सबसे पहले बाबू उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में क्या होता है बाबू, उपमा अलंकार में ये होता है कि जब किन्हीं, लिखेंगे जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव, जब भी किन्हीं 2 वस्तुओं के, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, ठीक है, समानता दिखाई जाए तो क्या होता है, या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाए तब क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कैसा होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे बात करूं उदाहरण की, बात करूं तो गाना आपने सुना होगा कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो चांदी की तुलना किससे कर दी, चांदी जैसा रंग है तेरा, कहते हैं रंग तेरा चांदी जैसा है, और सोने जैसे बाल हैं। तुलना किसकी कर दी, बालों की, सोना से, रंग की, चांदी से तुलना कर दी। तो 2 वस्तुओं की जब तुलना की जाए तो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। समझ रहे हो बाबू। और मैं बात करूं, ठीक है, और मैं बात करूं अगर उपमा अलंकार में क्या कह रहा है, उपमा अलंकार में कह रहा है कि जब 2 वस्तुओं की, या 2 वस्तुओं की आकृति में, या उनके गुण में, या उनके स्वभाव में क्या ये समानता दिखाई जाए और उनकी या तो तुलना की जाए, ठीक है, समानता दिखाई जाए या की कर दी जाए, तुलना की जाए। जैसे हरिपद, कोमल, कमल आपने सुना होगा, इसका उदाहरण जो है हरिपद, कोमल, कमल। यानी इसमें क्या कह रहा है कि हरि के पैरों की तुलना किससे जा रही, कमल के फूल से की जा रही। तो क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया बाबू। कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे और मैं बात करूं अगर उपमा के उदाहरण की, तो उपमा के उदाहरण में और क्या लिख सकते हैं आप
कि लिख सकते हैं उदाहरण ऊपर, समुद्र सा गंभीर दृढ़ हो। उदाहरण क्या लिख सकते हैं, समुद्र सा गंभीर दृढ़ हो। ठीक है, दृढ़ हो और गर्जन सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है भाई कि इसमें पूरा समुद्र सा किसका, समुद्र सा क्या हो, गंभीर दृढ़ हो और गर्जन सा ऊंचा जिसका मन हो। तो तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, देखिए, और मैं आपको उदाहरण अगर बढ़िया सा दूं, उदाहरण अगर बढ़िया से दूं, कैसा उदाहरण दूं, उपमा अलंकार का बढ़िया सा उदाहरण अगर दूं तो देखिए गाना मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, उपमा अलंकार में गाना मुझे याद आ रहा है। वो गाना कौन सा है, देखो गाना मुझे याद आ रहा है जहां तक, देखो आपने जैसे उपमा अलंकार में क्या करा, तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में क्या करते हैं, किसी के गुण की, किसी के आकार की, किसी की भी उसकी क्या करते हैं, आकृति की या स्वभाव की तुलना करते हैं किसी और चीजों से, या तो क्या करते हैं, समानता दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, एक गाना किसका, अल्ताफ राजा का गाना सुना होगा कि तेरा चौकस मराठी बदन है, राजपूती तेरा बाकपन है, जुल्फ बंगाल की काली काली, नागाना साम की तुझ में पाई, देखने की अदा है बिहारी, उड़ीसा की है तुझ में खुमारी। तो ऐसे क्या करा, तुझ में चाई है गोवा की मस्ती, तुझ में पंजाब की तंदुरुस्ती, दिल की दिल्ली तेरी राजधानी। तो गाने में क्या कर रहा है, तुलना करे यार, उड़ीसा से कुछ तुलना कर रहा है, पंजाब से, तो तुलना की जाती है गाने में नहीं सॉरी अलंकार में, तो वो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार आपका कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको उपमा अलंकार जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण दो हो गए उपमा अलंकार के। ठीक है ना, किसके उपमा अलंकार के उदाहरण ये हो गए। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई, अगला अलंकार देखते हैं कौन सा है। अगला अलंकार आपका है बुन्ना, अगला अलंकार आपका है उपमा के बाद उत्प्रेक्षा। क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करेंगे, जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, जब समानता होने के कारण, जब समानता होने के कारण उपमेय में, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने, उपमान के होने, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे की जाए। ठीक है, उपमान के होने की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए या संभावना हो, तो क्या होता है बाबू, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नहीं समझे तो उदाहरण से समझोगे, नहीं समझे तो उदाहरण से समझोगे। कैसे समझोगे उदाहरण से, अभी बताता हूं। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा कि वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो दो तारे क्षितिज जाल से। सुना आपने, उदाहरण नहीं सुना। ठीक है, तो ये किसका अलंकार है, उत्प्रेक्षा का अलंकार है, उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, सॉरी। ठीक है, उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। ठीक है ना, और उत्प्रेक्षा की मैं बात करूं उदाहरण की अगर, तो उत्प्रेक्षा का उदाहरण क्या हो जाएगा, और उत्प्रेक्षा का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है,
ये उदाहरण एक उसका हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा का। ठीक है, ठीक है। और चलें भाई अगर आगे, देखिए तो ये उदाहरण क्या हो गया आपका। अच्छा, इसमें आप समझें अगर, तो आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, कुछ आपको वर्ड मिलेंगे देखने को, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनु, जनु, जनहु, मनु, जनु, जनहु। ठीक है, आपके ज्यों, निश्चय, ज्यों, निश्चय, ज्यों, निश्चय। ठीक है, या माने मानो, मानहु, मानो, मानहु। ठीक है, और आपका हो जाएगा जानो, जानो हो गया, जानो, जानो। ठीक है, या फिर आपका ईव हो जाएगा। ये सब आपके क्या होंगे, आपको की पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा में आपको देखने को ये मिलेंगे। ठीक है ना। और लिखें, और लिखते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं एक दो, इसका उदाहरण मैं आपको एक दो बता देता हूं, जिससे आपको क्या, जैसे कि आप एक वह देखा वन के अंतराल से निकले, यही लिख सकते हैं, वह देखा। चीज समझिए क्या भाई, जब समानता होने के कारण क्या होता है, उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, मैं उपमेय में तुलना की जाती, होने की कल्पना की जाती कि मानो जैसो ऐसा है, मानो वैसा है। ठीक है, तो वह देखो वन के अंतराल से निकले, वह देखो वन के अंतराल से, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। जैसे आपने गाना सुना होगा, तू खुश है तो लगे जहां में छाई है खुशी, तो जब तू खुश है तो क्या लग रहा है, मानो जहां में छाई है खुशी। ठीक है, तो एक तरह से उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया, किसका हो गया, उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया। तो जैसे कि मान लो, और मैं बात करूं अगर तुलना के हिसाब से या मानो के हिसाब से, हाँ, आपने गाना सुना होगा भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब समानता होने के कारण क्या होता है, उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाती है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि हम तुझे चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तो हम तुम्हें कैसे चाहते हैं, जैसे मानो मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो। क्या की कल्पना की ना, तो मानो वाली बात आ गई ना, तो जहां पे मानो वाली बात हो जाती है वहां पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे हम मानवीकरण की। किसकी बात करेंगे बाबू, मानवीकरण की बात करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। तो भाई मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुएं, मान लो जब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जब जब प्राकृतिक वस्तुओं, जब प्राकृतिक वस्तुओं, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ हो गया, क्या, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, बादल हो गए, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल, ठीक है, जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में क्या हो जाता है, मानवीय भावनाओं का वर्ण होता है। बादल आदि में, आदि में मानवीय भावनाओं का
भावनाओं का वर्ण होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्ण हो, यानी निर्जीव चीज में सजीव होना दर्शाया जाए, यानी निर्जीव चीज में सजीव होना दर्शाया जाए। निर्जीव चीज में क्या दर्शाया जाए? सजीव होना दर्शाया जाए, तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, उदाहरण के तौर पे क्या बात करूंगा, जैसे मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। ठीक है। और मैं बात करूं, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, या आगे आगे नाचती गाती बाजार चली, या फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना बाबू, ये हो गया। तो ये मानवीकरण कला क्या होता है? मानवीकरण अलंकार वो होता है जब जो आपकी निर्जीव चीजें हो गई या जो प्राकृतिक चीजें हो गई, पेड़ पहाड़ बादल आदि, इसमें क्या होता है? मानवीय भावनाओं का वर्ण होता है और निर्जीव चीजों का सजीव होना दर्शाया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। जैसे आपने गाना सुना होगा कि मैंने पूछा चांद से क्या देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो चांद कह सकता है क्या ऐसा? नहीं। लेकिन चांद को क्या दर्शाएगा? सजीव होना दर्शाएगा। कि चांद ने कहा नहीं नहीं, चांद क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो चांद को सजीव होना दर्शा दिया गया, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, मानवीकरण क्या हो गया? अलंकार हो गया। ठीक है ना। या आपने सुना होगा सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा? आसमां पिघलेगा क्या? तो ये भी आपके मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, आगे भाई, आगे चलते हैं। ये तो भाई मानवीकरण अलंकार की बात हो गई। आगे भाई नेक्स्ट कौन सा है मुन्ना आपका? नेक्स्ट आपका अलंकार जो है वो आ जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में भाई क्या होगा? तो जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्ण बहुत बाधा या बहुत बाघा चढ़ा कर दिया जाए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति वस्तु या जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्ण क्या किया जाए? बहुत बढ़ा चढ़ा के, वस्तु का वर्ण जो है बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। ठीक है ना, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। ठीक है, एक तो बढ़ा चढ़ाकर व्यक्ति का वर्ण किया जाता है और नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं अगर, तो कैसे हो जाएगा कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। ठीक है, या लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भागे। नहीं, आग भी लग पाई हनुमान की पूंछ में और सारी लंका जल गई और निशाचर सारे भाग गए, पहले ही हो गया आग लगने से। ठीक है, जैसे आपने सोचा होगा कि जब तक चेतक, पता नहीं राजा ने सोचा और चेतक इस तरफ उस तरफ, एक ने कहा, पानी वाली सुनी होगी आपने कि चेतक कैसे दौड़ता था। जैसे राजा ने जब तक सोचा तब तक चेतक, राजा ने सोचा कि नदी पार कैसे करी, जब तक राजा ने सोचा तब तक चेतक नदी पार कर दी, ऐसे करके एक है कुछ। तो ये भी आपका उदाहरण हो जाएगा अतिशयोक्ति का। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि वह इतने ऊंचे कूदता है कि आकाश छू लेता है। ठीक है, या मैं बात करूं कि मेघ आए बड़े भंड, ये भी हो गया चलो, या यही सही है कि हनुमान वाला जो आपका जो है
आपका कि हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगन लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आज, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग, यानी कि आग नहीं लग पाई हनुमान जी की पूंछ में और पहले लंका जल गई, निशाचर सारे भाग गए। ठीक है ना। तो बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है तो क्या हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की जाती है और कोई नामुमकिन बात की जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा कि क्या गाना था वो यार, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं चावन को झटक लूंगा, तो तारे तारे संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। तो ये क्या मुमकिन है? नहीं मुमकिन, नामुमकिन बात की जा रही है। सूरज को झटक देंगे, सावन को पटक देंगे, नामुमकिन बात हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसी बातें जब की जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं भाई, अतिशयोक्ति हो गया। आगे आपका बचता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में क्या होता है भाई, तो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, उपमेय को उपमान बता दिया जाए और क्या किया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय और उपमान में क्या अभिन्नता, यानी कोई भिन्नता ही नहीं है, ये दर्शाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, तो जैसे आप लिखे कि मन सागर मनसा हलरी बूढ़े बहे अनेक, क्या लिखें आप, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में छिपी ढीप छिपाए, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। जब गुण की जो आपकी है, गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। ठीक है ना, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की बात करूं, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, चरण सरोज पखारज लगा। ठीक है, ये भी आपका रूपक का है। ठीक है, रूपक अलंकार का क्या है, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर रूपक अलंकार के उदाहरण की बात करूं मैं, तो रूपक अलंकार के और उदाहरण क्या हो जाएंगे, और उदाहरण में देख लूं अगर, तो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाना सुना होगा आपने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसका उदाहरण हो गया, रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। कि यानी क्या हो रहा है कि उदाहरण में क्या कह रहा है कि राम रतन, यानी कि उपमान क्या मतलब, राम रतन धन पाया उन्हें, कि राम रतन को ही धन बता दिया है। ठीक है ना, किसको धन बता दिया है, राम रतन को ही धन बता दिया है।
और बात हो कि शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, ये भी उसका उदाहरण हो गया। या मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, ये भी हो गया। कि या लिख सकते हैं आप अपलक नभ नील नयन विशाल, क्या लिख सकते हैं अपलक नभ नील नयन विशाल। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया आपका अलंकार का उदाहरण हो गया। ठीक है ना, रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया मुन्ना, ये आपका रूपक अलंकार भी हो गया। यहाँ पे हमने कितने अलंकार पढ़ लिए आपके, जो ये शायद 5th नंबर का था, हमें 5 ही पढ़ने थे। ये 4th हो गया आपका, ये आपका 3rd हो गया, और ये आपका 2nd हो गया, और देन ये आपका 1st हो गया। हाँ, ये हमने 5 अलंकार पढ़ने थे, और 5 अलंकार जो हैं हमने वो क्या किए हैं मुन्ना, 5 अलंकार हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, 5 अलंकार पढ़ लिए हैं। ठीक है, और चरण कमल बंदरो हलिलाए भी इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी उदाहरण, या चरण सरोज पखारन लागा भी उसका उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा, ये भी इसका उदाहरण जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मुन्ना, अलंकार हो गए। ठीक है, अलंकार सारे हो गए यहां पर। और हम बात करें अगर, ये आपके अलंकार हो गए बाबू, और हमने यहाँ पर क्या किया, क्लास को एंड किया। ठीक है, क्लास को हमने फिनिश किया। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको व्याकरण के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ क्लास को क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जिनको व्याकरण में दिक्कत होती है। जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपका हिंदी का बचा हुआ पोर्शन जो भी हमने डिस्कस किया है वो लेके आने वाला हूँ आपके साथ, और उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, और अगली वीडियो जिस डेट पर मैंने कही उस डेट पर आपको मिल जाएगी, इंतजार रहेगा। और कमेंट्स जरूर कर देना प्यारे प्यारे, अगर वीडियो अच्छी लगी। मुझे कमेंट्स आपके पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक जरूरी सूचना ये बाबू कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने अपनी मेल आईडी दे रखी है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं एनी टाइम, और मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या है तो मुझे इस मेल आईडी पर बता सकते हैं। ठीक है ना, एनी टाइम मुझे आप मेल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस मेल आईडी मेल कर दीजिएगा। और कमेंट प्लीज कर दीजिएगा कैसी आपको वीडियो लगी, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आई होप आपको व्याकरण के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो भी आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।